हेलो एवरीवन, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग, ये महा रिवीजन है और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, साइंस 1 को। देखो आ गई है एग्जाम नजदीक, है ना, परीक्षा की घड़ी है बहुत ज्यादा नजदीक और हम लोग की वाट लगी पड़ी है। तो मोस्ट प्रोबेबली में अपन क्या करने वाले हैं, इस छोटे से रिवीजन सेशन में पूरे 5 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती है इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो भैया सबसे पहले क्या है, हमारा प्यारा राज दुलारा ग्रेविटेशन, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, हमारा प्यारा राज दुलारा ग्रेविटेशन। बच्चों 10वीं तक का टेंशन मत लो, 10वीं जो 10th हमारा है बड़ा इजी होता है, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है और आराम से अच्छे से आएगा तुम लोग को। तो सबसे पहले बच्चों याद रखना, ग्रेविटेशन, ये पागल इंसान जिसको हम बोलते हैं, इनका नाम है बच्चा लोग न्यूटन। क्या नाम है इनका, न्यूटन। इन्होंने ही ग्रेविटेशन की खोज की थी, सो कॉल्ड ग्रेविटेशन की खोज की थी। और इनके हिसाब से बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सेब इनके सिर पे गिर रहा था, तो एक आम आदमी क्या करता है, सेब उठा के खा लेगा। लेकिन ये थे नेक्स्ट लेवल, है ना। नेक्स्ट लेवल में इन्होंने क्या किया, जस्ट वो सेब खाने के बदले ये सोचने लगे कि भाई ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, है ना, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, स्पेस में क्यों नहीं चला गया, है ना। ये सब वो सोचने लगे। तो ये सब सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कर डाली बच्चों। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखो बच्चों, एक्सक्यूज मी, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली होता क्या है। इस चैप्टर से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मेरे बच्चों, हमेशा, है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो बच्चों, ऑल द अबव, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स। मतलब कोई हर दो ऑब्जेक्ट, मतलब समझ लो फॉर एग्जांपल ये रिमोट और ये मार्कर, ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये स्टेटमेंट याद रखो, आने वाली है। मतलब देखो क्या बोलना चाहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और इसी से क्या पता चलता है, m1 m2/d स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं g m1 m2/d स्क्वायर। अब ये g क्या है सर, g माने जीनियस नहीं बच्चों, g माने क्या होता है यहाँ पे, g इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। व्हाट इज दिस जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी एक वैल्यू होती है मेरे बच्चों, फिक्स वैल्यू होती है, और इस फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट ध्यान रखना है मेरे बच्चों, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ओके, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखो ये फॉर्मूला जैसे यहां है, जैसे देखो ये दो ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट A और ये ऑब्जेक्ट B मान लेते हैं। A ऑब्जेक्ट का मास हमको दिया है m1, B ऑब्जेक्ट का मास हमको दिया है m2। अब बोला क्या है, F के हिसाब से दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, एक में को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और ये फोर्स से जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं, जितनी होगी दूरियां उतनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम, और जितनी करीबियां बढ़ेगी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। यह आप लोग को समझना जरूरी है।
इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो फोर्स है वो इनवर्सली डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के, लेकिन डिस्टेंस के भी स्क्वायर के। ये आप लोग को याद रखना है मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से ये चीज याद रखनी है। अब देखो बच्चों, यहां तक शायद आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोग ने ये याद रख लेना है यहां पे। फिर इसके बाद केपलर्स के 3 लॉज आपको अच्छे से याद रखने हैं बच्चों, कि केपलर्स के 3 लॉ क्या बोलते हैं। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ बोलता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन फोसाई। इसका मतलब क्या है कि भाई सन एक कॉर्नर पे है, प्लैनेट एक कॉर्नर पे है, और जो ऑर्बिट होता है ये हमारा ऐसे अंडाकार स्थिति में घूमेगा, ना कि ऐसे स्फीयरिकल या फिर सर्कुलर ऑर्बिट में हमारी अर्थ जो है रोटेट होगी, नहीं सॉरी रिवॉल्व होगी, नहीं, अर्थ जो है एक अंडाकार ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमेगी, और तभी ही हमारी दुनिया भी झूमेगी। ये बात याद रखना। केपलर्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लैनेट की मूवमेंट अगर ए से बी हो रही है, तो अगर ये 2 लाइंस को मैं जोड़ूं तो ये एरिया या फिर ये एरिया, ये तीनों एरिया इक्वल होंगे। अगर मैं इस एरिया को A1 बोलूं, A2 बोलूं और A3 बोलूं, तो A1 जो है A2 के बराबर रहेगा और A2 जो है A3 के बराबर रहेगा। ये आप लोग को समझना है, ठीक है। तो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में प्लैनेट कवर करेगा। थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये सब अपन मान सकते हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड, मतलब देखो टाइम पीरियड का अगर स्क्वायर बोलूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन के, लेकिन उसका भी कौन सा पावर बच्चों? क्यूब का। मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ये केपलर्स के 3 लॉज है बच्चों, और ये आता ही आता है एग्जाम में, तो आप लोग को ये चीजें याद रखनी पड़ेगी मेरे बच्चों, ठीक है, और शायद आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में बच्चों हाँ आएगा चलो ग्रेविटेशनल, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये तो हमने देखा था ना। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम अर्थ एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है आपको तो कैसे करोगे? सबसे पहले बच्चों लेट करो, देखो अभी सिंपल, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी को हम mg लिख सकते हैं, बिकॉज यहां पे व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसके हिसाब से? न्यूटन बाबा के सेकेंड लॉ के हिसाब से, ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। फिर उसके बाद ऑल्सो इसको इक्वेशन क्या करते हैं बच्चों? 1 दे देते हैं। ऑल्सो फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये m और m, जो m है और r है, इसकी वैल्यूज भी आप लोग को याद रखनी है बच्चों। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब देखो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, mg इज इक्वल्स टू जी m बाय आर स्क्वायर हो जाता है। अब ये m को इस m से मार दो, है ना, m ने m को मार दिया, बचता क्या है? जी m बाय आर स्क्वायर। तो ये याद रखने वाली बातें हैं कि जो स्मॉल g की वैल्यू है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और इसका वैल्यू लगभग क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है, तो इसको जरा अच्छे से दिमाग में धर लेना अपने बच्चों। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो कि कैसे इसको आप लोग को टैकल करना है। जैसे देखो मैंने यही चीज अभी जस्ट सिखाई है। जब ये पूरे की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसकी और इसकी, तो हमको ये वैल्यू मिलती है, ओके।
अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, अलॉन्ग विद द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अब देखो जी की वैल्यू कैसे वैरी करती है इस धरती पे। हमारी धरती एग्जैक्ट स्फीयरिकल नहीं है बच्चों, एक्चुअली ये कार्बन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और जैसे जैसे रेडियस कम होता है जी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब एट इक्वेटर्स देखो बच्चों, एट इक्वेटर है ना, R1 की R2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये बड़ी होती है R1 से। इसका मतलब एट इक्वेटर अर्थ जो है सिर्फ बल्ज आउट हो रही है, और बल्ज आउट होने की वजह से क्या हो रहा है, वो उसका रेडियस बढ़ जा रहा है। तो जैसे रेडियस बढ़ेगा जी की वैल्यू क्या होगी, रेडियस बढ़ने से जी की वैल्यू कम होगी। तो इक्वेटर पे, एट इक्वेटर जी की वैल्यू होगी मिनिमम, है ना, और एट पोल्स जी की वैल्यू होगी मैक्सिमम। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है बच्चों। उसके बाद हाइट देख लो बच्चों, हाइट, ओके, हाइट देखते हैं, ओके। अब देखो एज वी गो, एक स्टेटमेंट देखो, एज वी गो अबाउ द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन increases and the value of g decreases. However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the earth's radius. तो सिंपल अगर मैं बोलूं बच्चों, सिंपल ये अर्थ है और इससे ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट ऊपर, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक का मान लेते आर था, और यहां पे और स्मॉल आर भी जुड़ जा रहा है, तो इन ऑल ये जो है ये डिस्टेंस बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट और हमारे ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसके वजह से क्या होने वाला है बच्चों, उसके वजह से सिंपल सी बात है, स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी, बिकॉज एज आर इंक्रीजेस स्मॉल जी डिक्रीजेस। मैं यहां लिख देता हूं लगे तो, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी, ये बात समझ लो, और अगर आर की वैल्यू घटेगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। ये तीन लॉज ये तीन कंपैरिजंस आते हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद विथ डेप्थ, मान लो मैं हूं और मैंने ये तय कर लिया कि मेरे को खुदाई करते करते नीचे तक जाना है सेंटर ऑफ द अर्थ के, तब क्या होगा, तो याद रखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन डिक्रीजेस एंड वन वुड थिंक दैट वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज, कि भाई जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो आर की वैल्यू तो कम हो रही है, फिर जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन however the part of earth which contribute towards gravitation, the part of earth which contribute towards gravitational force by the object also decreases। मतलब जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते हो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला पार्ट है अर्थ के अंदर, तो वो भी क्या हो रहा है, कम कम होते चल रहा है। इसीलिए स्मॉल जी की वैल्यू भी कम होते चलती है विथ डेप्थ। तो डेप्थ भी बढ़ेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी, हाइट भी बढ़ेगी तो स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी। एट इक्वेटर स्मॉल जी की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा रेडियस मतलब मिनिमम होगी, लेकिन एट पोल्स यही चीज मैक्सिमम होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। शायद यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा। ये इंटेक्स क्वेश्चन एक बार बच्चों सॉल्व करो, या फिर एक्चुअली रीड दो भी कर लो कम से कम, शायद एग्जाम में आपको फायदा हो जाए उसका, ठीक है। अब देखो मास एंड वेट, मास एंड वेट का कंपैरिजन देखते हैं, ओके। अब देखो मास, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है मास वेट। तो ये बच्चों क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर, क्या होता है ये, अमाउंट ऑफ मैटर। और वेट क्या होता है बच्चों, एक टाइप का फोर्स, ठीक है। इसका ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, ये कैसी होती है, वेक्टर, ठीक है। फिर इसका एसआई यूनिट क्या होता है मेरे बच्चों, केजी, और एसआई यूनिट इसका क्या होता है मेरे बच्चों, न्यूटन। ये भी 3 पॉइंट्स लिख लिए तो हो गया आपका काम। अब देखो वेट क्या होता है, वेट एक्चुअली में होता क्या है ये हमको देखना है। वेट और मास को हम क्या कर देते हैं, जंबल अप कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, वेट को देख लो,
वेट क्या होता है, वेट बीइंग अ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो सिंपल अगर मैं बोलूं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को कितने बल से अट्रैक्ट कर रही है, इसी को हम कहते हैं वेट। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से याद रखो। फिर उसके बाद हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स, एक बार इसके ऊपर थोड़ी नजर लगाते हैं बच्चों। वेव्स आर क्रिएटेड, देखो सिंपल, वेव्स आर क्रिएटेड on the surface of water when we drop a stone into it. Similarly, you must have seen the waves generated on a string when both the ends held in hand and it's shaken. Light is also a type of wave called as electromagnetic wave. तो gravitational wave क्या रहता है? Are very different types of wave. They have been called the waves on the fabric of space and time. याद रखो, Einstein predicted their existence in 1916. These waves are very weak and it is very difficult to detect. Scientists have constructed extremely sensitive instrument to detect gravitational waves emitted by astronomical sources. Among these, LIGO, जिसको हम बोलते हैं लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, is the prominent one. Exactly after 100 of years of their prediction, scientists detected these waves coming from an astronomical source. ये बात याद रखो, ये आ सकता है आपको LIGO, ये क्या डिटेक्ट करता है? तो LIGO मतलब क्या है? लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये अगर पूछ लिया तो मैं बिल्कुल चौंकूंगा नहीं, बिकॉज ये कभी कभी अब बीच में से भी आ जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चंस। ठीक है, फ्री फॉल, मान लो हमारा चिंटू नाम का एक इंसान है, वो दुबई गया है और वो दुबई में वो आसमान से गिरते नहीं क्या, पैराशूट लेके नीचे की तरफ क्या हो रहा है बच्चों, ये गिर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के प्रेजेंस में गिरते चले जाता है, इसको ही हम कहते हैं मेरे बच्चों फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसको? इसको ही कहते हैं फ्री फॉल। तो याद रखना, प्लस अगर 3 फॉर्मूले से बच्चों, v इज इक्वल्स टू जी टी, s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs, लेकिन ये सब कब? जब इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। ये बात याद रखो। समझ गया ना? अब देखो, द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, thus they are in a freely falling state. ये आ सकता है कि एक्सप्लेन करो कि why satellites are in freely falling state. ये बात याद रखो, बिकॉज उनके ऊपर सिर्फ कौन सा वाला फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये क्विक थ्रू है बच्चों, पूरे के पूरे चैप्टर्स का कोशिश करेंगे जितना हो सकता है पूरा खत्म करने की। अब देखो, डू यू नो, ये डब्बे नहीं छोड़ने बच्चों अपने को। द वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट गिवन प्लेस ऑन अर्थ, thus any two object irrespective of their masses or any other properties when dropped from the same height and falling freely will reach the earth's surface at same time. Galileo is said to have performed an experiment around 1590 in the Italian city of Pisa. He dropped 2 spheres of different masses from leaning tower of Pisa. ठीक है, वो ऐसा वाला टावर नहीं, कैसा तिरछा इंजीनियर ने ठीक से नहीं बनाया था, इस टाइप का टावर है बच्चों ये। ठीक है याद रखो, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट बोथ स्फीयर रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम व्हेन ही ड्रॉप्ड फेदर एंड हैवी स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम द हाइट, दे डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस एट द सेम टाइम। द फेदर एक्सपीरियंस्ड अ बॉयंट फोर्स, लेकिन यही चीज उन्होंने अगर वैक्यूम में परफॉर्म की होती तो शायद ये सक्सेसफुल होता। एंड फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, therefore floats and reaches the ground slowly later than heavy stone. The buoyant force and frictional force on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much. Recently, scientists performed this experiment in vacuum
एंड शोड दैट द फेदर एंड स्टोन इंडीड रीच द अर्थ एट सेम टाइम। तो जब भी वैक्यूमाइज्ड एरिया होगा तो वहां पे फेदर और स्टोन को छोड़ दिया जाए तो दोनों एक ही टाइम पे रीच करेंगे, ये बात याद रखना। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर में कोई परफॉर्म कर रहा हूं अगर एक्सपेरिमेंट, तब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि उसको फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे हैं। और नेग्लिजिबल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते हैं, लेकिन अगर वैक्यूम में देखें तो परफेक्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, इतना काय को करने का सर, हमको मार्क्स चाहिए है कि नहीं? तो मार्क्स लेने का टेंशन नहीं लेने का बच्चों, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा। वाई हमको देखना पड़ेगा? क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी के लिए हम लोग को क्या निकालना है, मतलब ये प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। ठीक है देखो काइनेटिक एनर्जी किससे डिनोट करते हैं बच्चों हम लोग? हाफ एम वी स्क्वायर। साथ ही साथ हम लोग एस्केप वेलोसिटी देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो हाँ शुरू कर दिया एस्केप वेलोसिटी। तो ये क्या होती है, इसका डेफिनेशन देख लो बच्चों। ये होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन यहां दिया नहीं, चलो लिख लेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, है ना, अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। देखो अर्थ बोलती है नहीं बेटा मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी, ऑब्जेक्ट बोलता है नहीं मुझे छोड़ो मुझे जाना है। ठीक है, तो अर्थ क्या करती है, अपने ऑब्जेक्ट को अपने पास रखना चाहती है, उसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के वजह से ऑब्जेक्ट उससे एस्केप नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये एस्केप वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी होती है जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसकी मदद से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को एस्केप कर सकता है। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को एस्केप कर सकता है और इसी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। और एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना मेरे बच्चों, ये आपको मेन याद रखना है। और कैसे याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो VESC इज इक्वल्स टू 2gm/r और अंडर रूट 2gr। याद रखना V एस्केप इज इक्वल्स टू रूट 2gm/r या फिर अंडर रूट 2gr। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, डेरिवेशन के लिए नहीं भी आए तो आप लोग को बहुत अच्छे से ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज है और हम लोग लगभग अब अपने चैप्टर के अंतिम दौर में आ गए हैं बच्चों। वेटलेसनेस इन स्पेस, ये बात याद रखो बच्चों। स्पेस ट्रैवलर एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेसक्राफ्ट अपीयर टू बी फ्लोटिंग। देखा है ना, इधर से उधर तैरते बैठते हैं। ये तैरते क्यों है? ठीक है, बिकॉज जैसे हम लोग स्पेस में जाते हैं ना बच्चों, हमारा जो वेट है ये कम कम लगना स्टार्ट होता है। नो डाउट हमारा मास कांस्टेंट होता है, लेकिन हमारा वेट जो है ये कम लगता है बिकॉज अर्थ का जो फोर्स है अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए किसी स्पेस क्राफ्ट में किसी स्पेस ट्रैवलर को या एस्ट्रोनॉट को उसको वेट महसूस ही नहीं होता है ना। इसीलिए वो एकदम ऐसा उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये बात याद रखना। हमारा फर्स्ट चैप्टर तो लगभग खत्म हो ही गया बच्चों। अब शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो बच्चों ये एक बात समझ लो कि एसएससी बोर्ड जो है ये हमारे मेंडलीव वाले को ना बहुत खास दोस्त मानता है ना। तो मेंडलीव बच्चों आपने छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, मेंडलीव बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते रहते हैं बच्चों। ठीक है, ये बात आप लोग ने अच्छी तरह याद रखनी है। तो चलो भाई, चलो मेरे बच्चों धीरे धीरे काम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉबराइनर्स के ट्राइड से। डॉबराइनर ने क्या बोला भाई, सिंपल सी बात है। उन्होंने एलिमेंट को कितने के ग्रुप में अरेंज किया? 3 इन्होंने एलिमेंट को 3 समझो एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलेंगे ट्राइड।
और ट्राइड मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, मतलब ठीक से वर्ड नहीं सूझ रहे थे मेरे को, लेकिन अब देखो ट्राइड मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब 3 के ग्रुप्स में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन्होंने ये पाया, मान लेते हैं उन्होंने ए, बी और सी ये 3 एलिमेंट्स लिए, ठीक है। अब ये 3 एलिमेंट्स उन्होंने लिए, मान लेते हैं ए का एटॉमिक नंबर 1 लिया, बी का मान लेते हैं कुछ 1 ले लिया, ठीक है, ओके। अब उनको सॉरी सी का, अब उनको क्या मिला, जब ए और सी का एटॉमिक नंबर का उन्होंने मीन निकाला तब उनको मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर मिल गया। एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक मास नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज इनके हिसाब से मास नंबर जो है, एटॉमिक मास इज मोस्ट फंडामेंटल, इनके हिसाब से बोल रहा हूं, एटॉमिक मास इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ये बात याद रखो। तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को सर्वोच्च प्रॉपर्टी बोला कि भाई किसी भी एलिमेंट की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है उसका एटॉमिक मास, और जितने भी प्रॉपर्टीज है दूसरे, ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसीलिए इन्होंने ग्रुप्स कितने के ग्रुप्स में अरेंज किया एटम्स को, 3 के मतलब 3 एलिमेंट्स को लेके उन्होंने एक ग्रुप बनाया और एक ग्रुप को बोला गया ट्रायड। एंड व्हाट इज ट्रायड, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ये याद रखो। और उन्होंने ये लॉ दिया कि एवरेज ऑफ, या फिर सम ऐसा बोलेंगे, मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। देखो यहां पर इसमें कहीं होगा, हाँ क्या पे देखो, he arranged elements in a group of 3 called as triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of middle element was approximately, याद रखो approximately शब्द, equal to the mean of atomic masses of other 2 elements। एकदम easy statement है, आराम से याद रख लेना, बहुत अच्छे से याद भी रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, तो इसका लिथियम सोडियम वाला कर लेना बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली ये तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ये पूरा चार्ट अगर अच्छे से कर लोगे तो ज्यादा बेटर है आप लोग के लिए, कि अगर एग्जाम इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, सिंपल सी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में अगर आ गया तो फिर टेंशन हो जाएगा, नहीं तो, है ना। तो ये चीज आप लोग ने याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, लिथियम का क्या है 6.9, हमारे फिर पोटेशियम का क्या है बच्चों 39.1। जब इन दोनों का मीन लिया गया तो हमको क्या मिला, सोडियम का एटॉमिक मास मिला, लेकिन ये उतनी एफिशिएंट थ्योरी नहीं थी, इसीलिए इसको कर दिया गया रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड बाबा की जय हो, न्यूलैंड आए और उन्होंने क्या बोला, भाई जितने भी एलिमेंट है हम क्या करेंगे, उनको सारे गामा पधा निशा के हिसाब से अरेंज कर देंगे, मतलब डोरे मीफा सोला थी, ठीक है, इंग्लिश सारे गामा पा, ठीक है, डो रे मी फा सोला ती डो। तो उन्होंने ये बोला कि भाई एवरी 8th एलिमेंट, देखो एवरी 8th एलिमेंट, देखो यहां पे सिंपल डो रे मी फा सोला थी और वापस से शुरू क्या हो जाता है, डो। तो याद रखो जब उन्होंने क्या किया, 8 एलिमेंट्स का इंटरवल रखा, क्या रखा, 8 एलिमेंट्स का इंटरवल रखा। याद रखो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड कोरिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट वेज। उन्होंने सबसे पहले तो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखा। इन द ईयर 1886 न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट known at that time in an increasing order of their atomic masses, ठीक है। It started with the lightest element हाइड्रोजन and ended up with the thorium। थोरियम उस समय सबसे हेवी था। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, he found that, ये वाला स्टेटमेंट याद रखो भाई, every 8th element had properties similar to the first, मतलब हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, और इसीलिए उन्होंने एलिमेंट्स को इसी ग्रुप्स में रखा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो लिथियम से अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6
7, 8। तो देखो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज लगभग मैच करती है, इसीलिए उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया। ठीक है, ये बात आप लोग ने याद रखनी है मेरे बच्चों। ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी, देखो ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व्ड इन द 8th and 1st एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मतलब वो नोट्स होते हैं ना, सा रे ग म प ध नि सा, सा है ना। तो सा और सा कैसे साउंड करते हैं, सेम तरीके से उन्होंने ये बोला। लेकिन बच्चों इनकी भी लगी वाट, और याद रखना लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड करके जब बड़ा बड़ा एकदम नजरअंदाज कर देते हैं, दखलंदाज नहीं नजरअंदाज कर देते हैं। Many elements were found in many limitations were found in Newland's octaves. These law was found to be applicable up to calcium only, मतलब कैल्शियम तक ही applicable था। Newland fitted all known elements in table of 7 into 4, that is of 56 boxes। उन्होंने सिर्फ 56 boxes बनाए। ठीक है, Newland placed the two element each in some boxes to accommodate all the known elements in the table। For example, कोबाल्ट और निकेल को साथ में रख दिया, फिर Ce और लैंथेमम को साथ में रख दिया, सीरियम एंड लैंथेमम को। moreover he placed some elements with different properties under the same note of in the octave, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। For example, Newland placed metals like cobalt and nickel under the note do along with halogens। देखो ना, दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे हैलोजन के साथ रख दिया कोबाल्ट और निकेल को। देखो यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, ठीक है, लेकिन अगर कोबाल्ट और अभी यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, हाइड्रोजन मतलब ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, लेकिन इसको देखो ये हैलोजन, ये हैलोजन, ये हैलोजन। तो कोबाल्ट और निकेल हैलोजन के साथ क्या कर रहे हैं बबुआ, ये वो बता नहीं पाए। ठीक है, ये बात याद रखो। फिर उसके बाद ऑल्सो न्यूलैंड ऑक्टेव्स याद रखो डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स को कहां घर देने का, घर तो पहले से पूरे के पूरे पैक है, तो सीटें है ही नहीं, है ना। अगर नए सीटें खाली रखेंगे तभी तो नया उम्मीदवार आएगा, लेकिन अगर सीटें है ही नहीं तो नया उम्मीदवार को बिठाएंगे कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आए हमारे मेंडलीव बाबा। मेंडलीव और न्यूलैंड में ज्यादा फर्क नहीं था बच्चों, लेकिन हाँ मेंडलीव ने उनसे थोड़े अच्छे काम किए थे। दिमित्री मेंडलीव रशियन थे बच्चों, रूसी, है ना, याद रखो 1869 to 1872 AD। ठीक है, Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of elements. Mendeleev considered the fundamental property of elements, namely the atomic mass। इन्होंने भी क्या बोला कि atomic mass is the most fundamental property of an element। ये बात याद रखो। इन्होंने 63 एलिमेंट्स को उस समय अरेंज किया बच्चों, 63 आंकड़ा याद रखो, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन ही ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू पीरियोडिक टेबल in accordance with chemical and physical properties। ठीक है, अब देखने लायक बात है, Mendeleev organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of the element। याद रखो these were, अब ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी, these were hydrides and oxides of elements। ठीक है, melting point physical property, boiling point and densities of the element and their hydrides and oxide। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट याद रखो। अब उन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने एक मतलब लॉ दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यही है मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। Properties of element are atomic functions, are periodic functions of their atomic masses। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपके मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेंडलीव में से, ठीक है। और उन्होंने फिर ऐसे टेबल की संरचना की, जो कि ये बेकार सा टेबल दिख रहा है ना आपको, ये आएगा नहीं, डायरेक्ट टेबल नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो याद रखो, जल्दी से लर्न नहीं होता है ना ये। तो याद अभी क्या रखना है आपको, तो भाई समझ लो, मुख्य गेस्ट आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत अच्छे से करना है। तो मेरिट्स क्या था, while applying the law, ठीक है, while applying the law that properties of element are periodic functions of their atomic masses to all the known elements, Mendeleev arranged the elements with a thought that information available till then was not final but could change. As a result of this, Mendeleev's periodic table के कुछ merits है। तो सबसे पहला मेरिट, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड। अब देखो फॉर एग्जांपल बेरिलियम का, पहले इसको बोला जाता था 14.09 इसका एटॉमिक मास है, लेकिन बाद में पाया गया कि भैया ये तो 9.4 है, तो इसीलिए बेरिलियम को बोरॉन से पहले रखा गया, ठीक है, नहीं तो हम तो कुछ और ही पढ़ते थे। उसके बाद मेंडलीव केप्ट वेकेंट प्लेसेस, क्योंकि उस समय वो वेकेंट प्लेसेस किसके लिए थी कि भाई कोई और एलिमेंट भी तो डिस्कवर हो सकता है। इसमें से 3 चीजें उन्होंने प्रेडिक्ट कर ली, ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम एंड ई का सिलिकॉन। ये 3 प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स थे जो कि आगे चल के स्कैंडियम ई का बोरॉन बना, गैलियम ई का एल्यूमिनियम बना और जर्मेनियम ई का सिलिकॉन बना। और एक और चीज, हमारे भैया ना भविष्य वक्ता थे बच्चों, मतलब आराम से भविष्य पढ़ लेते थे, और उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर ली, जो कि देखो ई का एल्यूमिनियम का उन्होंने बोला था एटॉमिक मास भाई लगभग 68 के पास रहेगा, निकला कितना 70 के आसपास, जो कि आसपास वैल्यू है। डेंसिटी उन्होंने बोला था भाई 5.9 के आसपास निकलेगी, एक्सपेरिमेंटली गैलियम की कितनी निकली मेरे बच्चों 5.94। फिर मेल्टिंग पॉइंट इसका लो रहेगा, और इसका भी देखो कितना है 30 डिग्री पे बेचारा मेल्ट हो जाता है। तो उसके बाद फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 बनाएगा GaCl3। लगभग ये प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या करी बच्चों, एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करी, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड नोबल गैसेस के लिए, देखो नोबल गैसेस के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो मेंडलीव ने बोला अभी हम जिंदा हैं, हम तुम्हें जगह देंगे, हम करेंगे इंसाफ। तो हम करेंगे इंसाफ में उन्होंने एक 0 ग्रुप की रचना की विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल पीरियोडिक टेबल, याद रखो, और आराम से पूरे नोबल गैसेस को फिट कर दिया, ठीक है। अब उनकी देखो हर चीज की बच्चों खामियां भी होती है, तो इन बाबा की भी हमारे खामियां थी। सबसे पहले कोबाल्ट और निकेल, इनके एटॉमिक मासेस लगभग सेम होते हैं, तो पहले किसको रखने, कोबाल्ट को रखने का कि निकेल को रखने का, ये वो नहीं बता पाए, ठीक है। फिर आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर हुए, मेंडलीव पुट फॉर द टेप, देखो ऐसा लिखेंगे, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द टेबल, as isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table, कि भाई अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो एक ही जगह एक ही बक्से में डालो, लेकिन एटॉमिक मास अलग है तो अलग अलग बक्से में डालो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक ही बक्से में रखने का या अलग अलग बक्से में रखने का ये वो नहीं बता पाए, तो इसीलिए मतलब उनका पीरियोडिक टेबल नहीं ठीक से सॉल्व कर पाया ये एनोमली को। When elements were arranged in increasing order of their atomic mass, rise in the atomic mass does not appear to be uniform. मतलब 1 के बाद 2 नहीं आ रहा था, 2 के बाद 3 नहीं आ रहा था, अगर 1 2 3 ऐसा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अचानक 4 में क्या आ जा रहा, 5.6 आ जा रहा है। तो इसमें क्या है बच्चों, एक रेगुलर पैटर्न नहीं मिल पा रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ना बड़ा शैतान एलिमेंट है, ठीक है, ये हैलोजन के जैसा भी बिहेव कर रहा था,
है ना। साथ ही साथ ये एल्कली मेटल्स जैसा भी बिहेव कर रहा था। देयर इज अ सिमिलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एल्कली मेटल्स, ओके। तो एक्चुअली इसको मेटल्स के साथ रखने का कि नॉन मेटल के साथ रखने का, यही सबसे बड़ा टेंशन था। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे, दोनों में से एक करो बच्चों, आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद, ये होने के बाद आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी याद रखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हेनरी मोजली बाबा आए थे देने के लिए इसको, ठीक है। अब बोले सब अलग कर रहे, मैं कुछ अलग ही सोचता हूं। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर को के बदले एटॉमिक मास के बदले एटॉमिक नंबर को सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया। तो बोले, उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर जो है ना बच्चों, ये मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, ये बात याद रखो, ठीक है। मेंडलीव बाबा ने क्या बोला था, देखो यहां पे देख लेंगे। मेंडलीव बाबा ने देखो यहां एक मैंने स्टेटमेंट बताया था ना आप लोग को, ये वाला स्टेटमेंट, ये देखो ये मेरिट्स डीमेरिट्स होने के पहले मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर, ये बात याद रखना है। हाँ, उसके बाद हेनरी मोजली ने भाई ये बताया था। अब देखो यहां है वो स्टेटमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, और ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। मेरा गला खराब चल रहा है बच्चों वैसे, ये तो मैंने सोचा था एक बड़ी मतलब अच्छे मतलब फास्ट नहीं लेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन अभी एग्जाम बहुत आ चुकी है नजदीक और हमको थोड़ा सा क्या करना है, जोर से एक LMR मतलब लास्ट मोमेंट रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में स्ट्रक्चर कैसा है पीरियोडिक टेबल का, तो देख लो बच्चों, यहां पे हमारा स्ट्रक्चर होगा, हाँ ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में बच्चा लोग 18 ग्रुप्स है, कितने, 18 ग्रुप्स। अब याद रखना ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये हमारी कॉलम्स होती है ना, ऐसे कॉलम सीधे होते हैं ना खड़े खड़े, तो इसीलिए 18 कॉलम्स है और 7 होते हैं बच्चों पीरियड्स। यस और नो, 7 है पीरियड्स और 18 है कॉलम्स, जो कि ग्रुप्स बोलेंगे। तो याद रखो जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है ये एस ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर उसके बाद याद रखना 13 से लेके 18 तक ये पूरे के पूरे पी ब्लॉक में आते हैं बच्चों, और थर्ड ग्रुप से लेके 12th तक पूरे के पूरे डी ब्लॉक में आते हैं। और डी ब्लॉक के अंदर ही बच्चों ये 2 औचिन्ह दिख रहे होंगे आपको, ये लैंथेनॉइड्स होते हैं, ऊपर वाले स्टार वाले, और नीचे वाले होते हैं एक्टेनॉइड्स, जो कि हैशटैग है, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक में आते हैं। अब याद रखो फर्स्ट ग्रुप जो है, ये जितना भी ये पूरा दिख रहा है ना बच्चों, ये है एल्कली मेटल्स, क्या, एल्कली मेटल्स। ये जो है सेकंड वाला, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। फिर ये पूरे के पूरे क्या है बच्चों, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर ये जो है ये नीचे वाले हीरोज है ना, ये है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन के अंदर आ रहे ना, इसीलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अयो तुमको समझता ना हम क्या बोलने की कोशिश करता, याद रखो बच्चा लोग। अब ये जो जिगजैग लाइन दिख रहा है ना आपको, ये जिगजैग लाइन, इसको बच्चों बोलते हैं मेटलॉइड्स, है ना, मेटलॉइड्स। जिगजैग लाइन के ऊपर होते हैं मेटलॉइड्स।
ये आप लोग को याद रखना है, ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पीरियोडिक टेबल का। अब याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, पीरियोडिक पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो याद रखो, ग्रुप में है, समझो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी की वैलेंसी क्या होंगी, सभी की वैलेंसी होगी सेम, बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम नंबर शो करेगा। जैसे लिथियम और सोडियम को ही देख लो बच्चों, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,1 और सोडियम का क्या आएगा 2,8,1। तो देखो दोनों की वैलेंसी क्या हो गई सेम। याद रखने की बात ये याद रखने वाली बातें हैं बच्चों, ठीक है। फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स में देखो बच्चों, एटॉमिक साइज है हमारा सबसे पहला ट्रेंड। ओके, तो याद रखना जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, T2B मतलब टॉप टू बॉटम, क्या होगा एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होगा। और ये क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज नए नए ऑर्बिट्स जो है ऐड होते चले जाएंगे। मतलब फर्स्ट पीरियड में कितने ऑर्बिट्स होंगे 1, सेकेंड पीरियड में 2 ऑर्बिट्स होंगे, थर्ड पीरियड में 3 ऑर्बिट्स होंगे। और जैसे जैसे ऑर्बिट्स या शेल्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं वैसे वैसे एटॉम्स का साइज भी बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो ये चीज क्या होगी डिक्रीज होगी। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इस वजह से ऑर्बिट क्या होता है इसे अंदर की तरफ दबता चला जाता है। इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ये आप लोग को याद रखना है बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये याद रखना जरूरी है। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं पता है, लेकिन हाँ चीजें एक नंबर समझ रही होगी बच्चों आपको। देखो ये यहां पर देख लो, ठीक है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस क्या होता है कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कम, लेकिन फिर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बढ़ जाती है, इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है कम, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है कम। अब टॉप टू बॉटम अगर मैं बढ़ूं, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर बच्चों ये इनवर्स रिलेटेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी मेटालिक कैरेक्टर कम, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बात आप लोग ने याद रखनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम बच्चों अच्छे से कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पूरे ट्रेंड बहुत ही कम मतलब बहुत ही वन शॉट में आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देगा। फिर उसके बाद हैलोजन आप लोग ने अच्छे से पढ़ना है, FCl भी आ रहा है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, और ऐसे हमारा पूरा का पूरा सीन खत्म होता है। ये मैच द फॉलोइंग बच्चों अच्छे से करो, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। और मैं बोलूंगा हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से किया करो, इस टाइप के बोल रहा है यही आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब बच्चों हम शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर हमारा, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होता है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई, पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब इस डेफिनेशन किस चीज की है ये, केमिकल रिएक्शन की। अब जब केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे
केमिकल इक्वेशन। तो क्या होती है केमिकल इक्वेशन? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बात आप लोग ने याद रखनी है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइट साइड पे हमेशा A प्लस बी ये रिएक्टेंट्स होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, फिर बीच में डालने का एरो, एरो के ऊपर जो भी कैटलिस्ट वगैरह रहेगा वो यहाँ पे शो करने का। हीट वगैरह रही तो हीट का सिंबल होता है ऐसे ट्रायंगल बताने का। फिर C प्लस डी बता रहा है, मान लेते हैं ये A प्लस बी ये C प्लस डी। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमेशा एक्सट्रीम राइट पे होना चाहिए, एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे रिएक्टेंट होना चाहिए और बीच में होना चाहिए हमारा ये एरो। ठीक है, एरो एरो, समझ जा रहा ना? ओके, अब देखो बच्चों यहां पे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इम्बैलेंस इक्वेशन पहले तो उठाते हैं अच्छी वाली, है ना। मान लेते हैं NaOH प्लस H2SO4 गिव्स हाँ नहीं सॉरी ये वाली नहीं, हाँ यही वाली ले लेते। चलो क्या है बच्चों, NaOH प्लस H2SO4 क्या है हमारी रिएक्शन, क्या है NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस में H2O। अब मान लो ये रिएक्शन है बच्चों, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पूरे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक, अब एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे रिएक्शन में, NaOH और S सल्फर। अब रिएक्टेंट में Na के कितने मॉलिक्यूल्स है, देखो बच्चों यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ कितने बच्चों, 2। ऑक्सीजन कितने, 1 प्लस 2 4 हो गए 5। यहाँ कितने, 4 प्लस 1 5। फिर हाइड्रोजन कितने, देखो 1, यहाँ पे 2, तो कितने हो गए टोटल 3, और यहाँ पे कितने, सिर्फ 2। बहुत नाइंसाफी है रे। सल्फर कितने बच्चों, 1 1 1 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसको बैलेंस कर देंगे। ओके, तो इंटू 2 कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 लगा दिया है ना, अगर मैं 2 लगाता हूं तो क्या होगा, सोडियम अगर 2 हो गया तो यहाँ पे 2, ये दोनों बैलेंस हो गया। अब देखो ये कितने हो जाते, देखो ये 2 प्लस 4 कितना हो गया बच्चा लोग, 6 हो गया। ओके, अब ये वाला इम्बैलेंस होने वाला है। ठीक है, तो 2 2 4 और ये कितने हो गए, ये हमारे 4। देखो 2 1 2 2 प्लस 2 4, लेकिन ये कितने हैं, सिर्फ 2। तो अब मैं 6 को 5 नहीं बना सकता, ना ही 5 को 6 बना सकता हूं, लेकिन मैं 2 को 4 जरूर बना सकता हूं। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इंटू 2 कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, तो टोटल कितना हो रहा है बच्चों, अभी देखो 2 2 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो 2 1 2 प्लस 4 ये हो गए 6। ये अपने आप बैलेंस हो गया, और ये है मेरी पूरी की पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन। नो डाउट मेरे को पता है जितने ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपका ये परफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मेरे बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो जब सिंपल, देखो जब छोटे छोटे रिएक्टेंट ऐसे कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोडक्ट देंगे, इसी को हम कहते हैं when two or more reactant combines to form a single product, then it is called as combination reaction. देखो CaO plus H2O gives CaOH twice, साथ ही साथ यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। अगर ये हीट एनर्जी रिलीज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये बात आप लोग ने याद रखनी है। इसके बाद स्टेटमेंट देखो, when two or more reactant combines to form a single product then it is called as combination reaction मेरे बच्चों। ठीक है, ये बात याद रखो। उसके बाद डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आप लोग को
याद रखना है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, H2 जो है, H2O जो है, ये H2 और ऑक्सीजन में डीकम्पोज हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बच्चों अदला बदली वाली रिएक्शन, इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। व्हेन द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयंस of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element of a compound। सिंपल सी बात बोलूं तो क्या होगा, when highly reactive element or ion replaces the least reactive ion, then it is termed as कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना बच्चों। देखो यहां क्या हो रहा है, SO4 किसके पास जा रहा है, Fe के पास, मतलब Cu को Fe ने बोला चल हट मैं तेरे जगह आऊंगा, तो यहां पे क्या होगा, FeSO4 तैयार हो गया, प्लस Cu बच्चा बेचारा बोला मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मतलब FeSCu जो है पतली गली से निकल गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब दो आयंस एक साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्या कह रहा हूं मैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, हीट एवॉल्व हो रही है तो इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। ये याद रखो मेरे बच्चों, और इसकी एक एक एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेना ठीक से, ठीक है ना। जैसे देखो एंडोथर्मिक में CaCO3 प्लस हीट, क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है और CaO प्लस CO2 जैसी गैसें बन रही है, CaO जैसा सॉलिड और CO2 जैसी गैस, ठीक है। प्लस सेकेंड रिएक्शन में देखो जब CaO और H2O दोनों मिक्स किए जाते तो यहाँ पे बनती है हीट, इसी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है और इस प्रोसेस में हीट निकल रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकली एक्स क्या होती है, जिसको मतलब जो जा चुका है तो उसको हम बोलते हैं एक्स, मतलब जो चीज हो चुकी है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स। तो यहाँ पे एक्स मतलब क्या है, हीट निकल गई है, तो इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक बोला जाएगा, मतलब हीट बाहर निकल रही है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होती है और ये किसके वजह से इंफ्लुएंस होती है या फिर किस पर डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहला है मेरे बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, देखो ऑन रिएक्शन ऑफ सिंपल, जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। जैसे एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन फास्ट होगी, जिंक की स्लो होगी। ये बात याद रखना अच्छे से। उसके बाद साइज ऑफ पार्टिकल्स है ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो जैसे देखो अभी देखो, यू मस्ट हैव फाउंड इन द अबव एक्टिविटी CO2 effervescence is formed slowly with the pieces of शाबाद while it is faster with the powder। मतलब जैसे पार्टिकल का साइज छोटा होते चला जाएगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा इनहांस हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन में देख लो बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट्स फास्टर देन डाइल्यूट, ठीक है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस बढ़ेगा वैसे ही रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी। फिर टेम्परेचर देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है बच्चों। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखनी है कि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। फिर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है, देखो द सब्सटेंस in whose presence the rate of chemical reaction gets increased without causing any chemical change in itself। In short अगर मैं बोलूं, the substance which increases the rate of chemical reaction without undergoing any change, without undergoing itself any change is called as catalyst।
और जैसे तुम रिएक्शन में कैटलिस्ट डालोगे घंटों का काम मिनटों में होगा और जल्दी से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्या सेंटेंस है। अब देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है या इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो जैसे ये रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हो गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन निकल रहा है, हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पे भी H2 गैस निकल रही है, हो गया ऑक्सीडेशन। ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है मेरे बच्चों, इसका एग्जैक्ट उल्टा। जैसे देखो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है बच्चों, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल को जब भी तुम ऑक्सीडाइज करोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बनेगा। याद रख लो ये रिएक्शन एज इट इज, याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर रिडक्शन रिएक्शन में देखो सिंपल, अब यहाँ क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि भाई ये Fe+2 है, Fe+3 हो गया, मतलब 2+ से 3+ होना है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे निकल जा रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अच्छे से याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन कौन सी है, कॉपर में जब भी तुम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, अब देखो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, a reddish color layer of copper is formed, which is the reductant in this reaction, and which reactant has undergoes reduction. In this reaction, in an oxygen atom goes away from Cu, which means that reduction of copper oxide takes place. मतलब यहाँ क्या हो गया, कॉपर का हो गया रिडक्शन। ओके, ये बात आप लोग ने याद रखनी है, बिकॉज ऑक्सीजन इसमें से निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, whereas hydrogen molecule takes up oxygen atom and water is formed, which means oxidation of hydrogen took place. ये मैंने पहले ही बता दिया। अब रिडॉक्स क्या होती है, देखो रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ में होती है, एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। और इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में ज्यादा कुछ तो है नहीं। हाँ, कोरोजन देखो, कोरोजन क्या होता है बच्चों, मेटल का डीके, इसी को बोलते हैं हम लोग कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन में आप लोग को तो मेटल डीके, हाँ बस इतना ही है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो फेरस है, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों, फेरस का ऑक्साइड में, मतलब आयरन ऑक्साइड में। तो आयरन ऑक्साइड क्या है, इसको रस्ट बोलते हैं। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और सड़ना स्टार्ट कर देता है, इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। जैसे आपने चांदी की ब्लैकनिंग देखी होगी, चांदी भी ब्लैक हो जाती है, या फिर कॉपर पे देखो ग्रीनिश कलर की कोटिंग जमना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब बच्चों कोरोजन है। और इसमें देखो लास्ट में है रैंसिडिटी। जब भी आपने देखो पुराने चिप्स वगैरह खाए, इनका टेस्ट थोड़ा फाउल सा आता है, तो ये फाउल टेस्ट किसकी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे वो सड़ चुका है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो चुका है, फैट्स के साथ में रिएक्ट कर चुका है और वहां के फैट्स को उसने खत्म ऑक्सीडाइज कर दिया है, जिस वजह से वो फाउल स्मेल आ रही है। और इसी प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं मेरे बच्चों। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं मेरे बच्चों, तो ध्यान देना। तो इसमें भी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला एक्सप्रेशन देखो बच्चों, याद रखो, पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर टाइम। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैसे दे सकते हैं, VQ/T। अब देखो Q/T जो है ना यहाँ पे, ये करंट का फॉर्मूला है बच्चों, तो VI हो जाता है ये। ओके, याद रखना, द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन टाइम t, द एनर्जी P to the resistor. If I is the current flowing continuously through the circuit, the heat produced in a resistor in time t will be. अब हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। अपने को पावर मिल चुकी है, कितनी है, VI इंटू टी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
v क्या होता है बच्चों, IR, है ना। देयरफॉर h इज इक्वल्स टू, देखो अभी क्या होता है यहाँ पे, देखो v क्या होता है, v क्या होता है हमारा I इंटू R, है ना, ये बात तो मानते हो। सिमिलर देखो फिर उसके बाद h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू टी बाय आर, एक और इक्वेशन मिला। सिमिलरली h अगर मैं इसको बोलूं हमारा हीट जो था VIT जो मिला था, तो इसके बदले में क्या कर सकता हूं बच्चों, V के बदले I इंटू R इंटू I इंटू T लिख सकता हूं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, I इंटू I क्या होता है, I स्क्वायर होता है, और RT को साथ में लिख दूंगा। तो यही मेरा हीट एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। ये वाली स्टेट, ये वाली जो है, ये वाली स्टेप मेरे को मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया, ठीक है। तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, और यही है बच्चों हमारा जूल्स लॉ, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखनी है, जूल्स लॉ अच्छे से याद रखना है, जूल्स लॉ अच्छे से याद रखना है। जूल्स लॉ क्या बोलता है, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे हीट एनर्जी डेसिपेट होगी, और वो हीट एनर्जी डिपेंड किस पे रहेगी, करंट इन द सर्किट, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, एंड रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट इन द सर्किट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, ये याद रखना। तो अगर करंट बढ़ा तो स्क्वायर से हीट एनर्जी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ा हीट एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट से, हीट एनर्जी बढ़ेगी। इसके बाद बच्चों, इसके बाद सीधा मैग्नेटिक इफेक्ट पे बढ़ते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल्स है, एक बार न्यूमेरिकल्स भी देख लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बोलता है बच्चों, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ये बोलता है कि अगर मान लो किसी कंडक्टर से करंट बह रहा है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बच्चों। और यही करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वाला जो था, ये कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था, ये सब हमारे शुरुआत किसने की थी, हमारे हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड ने। किसने शुरुआत की थी, हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड ने। और इसी से बच्चों हम आराम से इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं, जैसे सोलेनॉइड एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ओके। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बच्चों देखो ये देख ला, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, मान लो तुम एक कंडक्टर को पकड़ते हो कर्ल्ड फिंगर्स करके, और थंब ऐसे स्ट्रेच्ड है तुम्हारा, तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन किसके देगा बच्चों, करंट की। और ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हारे को डायरेक्शन देगा। मतलब अगर करंट ऐसा दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इस तरह से बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप भी देख लो बच्चों, ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट है। तो अगर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से बन रही है, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर क्या आ सकता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। व्हेन अ कॉपर वायर, देखो इसका डेफिनेशन, व्हेन अ कॉपर वायर विथ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स इट फॉर्म्स अ सोलेनॉइड, ठीक है। इस तरह ये कॉपर है, इसको ऐसे लूप्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसको बैटरी सोर्सेस से और की से कनेक्ट कर दिया गया है। अब सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ाओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, जितने ज्यादा टर्न्स उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के चांसेस, मतलब उतनी ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलेगी, ये बात याद रखना। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसके लिए ये रूल आता है बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मतलब ये लेफ्ट हैंड रूल है, याद रखो बच्चों। लेफ्ट पे थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड दर्शा रही है, और मिडल फिंगर ये दर्शा रहा है करंट। तो याद रखना बच्चों, ऐसे पकड़ने का हाथ को इस तरह, ठीक है, ऐसे सभी के सभी उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो फादर मदर आई, कैसे, फादर मदर आई, ये याद रखना। मुकेश सर की बहुत अच्छी दी हुई ट्रिक है ये, फादर मदर आई। तो
तो फादर माने क्या बच्चों, फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, तो ये इस डायरेक्शन में है। इंडेक्स फिंगर मदर शो करी, मतलब ये इस डायरेक्शन में, और आई ऐसे पकड़े तो मैं आई, ये देखो ये मिडिल फिंगर मेरे पास आ रही है ना, तो आई, आई माने करंट होता है बच्चों। तो अगर थंब अगर इंडेक्स फिंगर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मिडिल फिंगर, तो हमारा स्ट्रेच थंब हमारे को किस चीज की डायरेक्शन देगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। ये बात आप लोग ने याद रखनी है मेरे बच्चों। फिर ये चीज तो कभी भूलो मत बच्चों, ये आता ही आता है, मतलब लिटरली बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये भूलना नहीं है आप लोग ने, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर गैल्वानोमीटर देखो, ये बात याद रखना कि ये सेंसिटिव डिवाइस है विच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, और ये छोटे करंट्स मतलब मिली एम्पियर जितने करंट्स को मेजर करने के लिए बना हुआ है। ये आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखना है। मिली एम्पियर जितने करंट्स को मेजर करने के लिए जो डिवाइस बना है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मैं बहुत फास्ट में जा रहा हूं बच्चों, मेरे को भी पता है, लेकिन ये लास्ट मोमेंट रिवीजन है, लास्ट मोमेंट रिवीजन है, और इसमें आपको फोड़ देना है। मतलब वो मैं वही चीज बता रहा हूं जो पेपर ओरिएंटेड है, कॉन्सेप्ट में ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, पेपर में क्या आएगा वो आप लोग को बताने की हल्की फुल्की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप लोग को हेल्प हो जाए इससे। फिर ये याद रखना है मेरे बच्चों, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, दिख रहा है ना, ये दोनों सेम, राइट हैंड को ऐसा पकड़ो, यहां पे क्या है, मामा मामी और आए, ऐसा रखना। अब तुम मामा के घर पे गए हो ना, तो मामा, मामा माने मोशन, और ये वाला मामी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और आई मतलब करंट, याद रखो बच्चों। तो अगर इंडेक्स फिंगर करंट बता रहा है डायरेक्शन, हमारा सॉरी मिडल फिंगर हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बता रहा है, इंडेक्स फिंगर हमारा बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब जो स्ट्रेच हो रहा है ना बच्चों, तो ये बताएगा मोशन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब अगर कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव हो रहा है तो समझ जाना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, और करंट का जो इंडक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये बात याद रखो। फिर एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट। डीसी करंट याद रखना बच्चों किस में होता है, ये होता है बैटरीज में। किस में होता है, बैटरीज, है ना, ये होता है हमारी बैटरीज में। जो करंट डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाता है ना, जिसको हम स्टोर करते हैं और वो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब करंट स्टोर नहीं कर सकते, चार्ज स्टोर करते हैं, और चार्ज स्टोर करने के बाद वो चार्ज की वजह से जो भी करंट है पूरा का पूरा एकदम में मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बच्चों, जो करंट खुद की डायरेक्शन को कॉन्स्टेंटली क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। देखो द डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज, एक मिनट, हाँ इसमें देखते हैं हमको डेफिनेशन, ओके 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 ओके, यहां तक तो हो गया शायद हमारा, हाँ चल यहां तक समझ गया होगा। तो जो करंट जो है, देखो करंट क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट खुद की डायरेक्शन को क्या कर रहा है बच्चों, ऐसे रिवर्स कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर के अप्लायंसेस में जो करंट आता है एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। टीवी के रिमोट में कौन सा करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ओके। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर किसको बोलेंगे बच्चों, मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर में क्या होता है, जब इसको हम घुमाएंगे तो क्या होगा भैया, यहां पे जनरेट होगा करंट, वाह, है ना, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के अनुसार क्या होगा, करंट जनरेट होगा, और यही इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है। अपने देखे ना डीजे के पे, डीजे में बजता रहता है ना, जब डीजे बजता है तो वहां थोड़ी ना होता है कुछ, वहां पे जनरेटर होता है, डीजल इंजन से मोटर को घुमाया जाता है, और मोटर जैसे घूमेगी भाई दुनिया पूरी डीजे के सॉन्ग्स पे झूमेगी। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया तरीके से याद रखना है। अब हमारा 5वां चैप्टर है भैया
हीट फटाक से कर रहे हैं भाई, बहुत स्पीड में जा रहे हैं हम लोग, लेकिन बच्चों जरूरी है। तो पहला है हमारा लैटेंट हीट, और उसमें भी लैटेंट हीट मतलब हिडन हीट होती है, लैटेंट हीट मतलब छिपी हुई हीट होती है। इसमें भी फर्स्ट वाली कौन सी है भाई, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इट इनटू अ लिक्विड फेज। सिंपल, सॉलिड से, सॉलिड के द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट एनर्जी को, सॉरी, जब कोई सॉलिड हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा यूज करके, तो जब जो लगने वाली हीट एनर्जी होगी ये होगी हमारी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बात याद रखना मेरे बच्चों। और उसके बाद एक और चीज होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों ये बात समझ लो, कांस्टेंट टेम्परेचर by unit mass of liquid to convert it into a gaseous phase is called specific heat of vaporization। सिंपल, लिक्विड से गैस बनने के लिए जो हीट एनर्जी लग रही है उसको हम बोलेंगे, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ये बात आपको समझना है भाई। उसके बाद रेजिलेशन, देखो ये बर्फ का टुकड़ा है, सुंदर सा मुखड़ा है, ये बर्फ के टुकड़े पे हम लगा रहे हैं प्रेशर। प्रेशर लगने की वजह से क्या होता है बच्चों, ये जो धागा है, ये धागा बर्फ के अंदर भागा, और बर्फ के अंदर भाग रहा क्यों है, बिकॉज नीचे से लग रहा है उस पे वेट, एक फोर्स लग रहा है, तो इस रीजन में लग रहा है प्रेशर। प्रेशर के वजह से यहां की आइस हो रही है मेल्ट, ओके, और वो धीरे धीरे बर्फ के अंदर जा रही है। बर्फ के अंदर जाने के बाद में ना बच्चों, जैसे मैंने वेट निकाल दिया तो ये आइस, जो आइस में जो थ्रेड्स है ऐसे बीच में फंस जाएगी, बिकॉज यहां की आइस जो है वापस रीफ्रीज हो गई। तो रेजुलेशन मतलब क्या होता है, व्हेन आइस फ्रीज, सॉरी, व्हेन आइस डीफ्रीजेस अपॉन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड अगेन रीफ्रीजेस इफ फोर्स अप्लाइड इज रिमूव्ड, देन इट इज कॉल्ड एज रेजुलेशन। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। फिर एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या बोलता है, बाकी जो लिक्विड है जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपांड होते हैं, जब इसका टेम्परेचर कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हमारा पानी ना, इसका अलग ही स्वैग है, ठीक है। 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वाटर के, तो क्या होता है बबुआ, पानी होता है कॉन्ट्रैक्ट, याद रखो। और 4 डिग्री से 0 डिग्री पे लेके आएंगे तो पानी होता है एक्सपांड। यही अजीब बिहेवियर जो है पानी का, इसी को कहा जाता है भैया एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और यही रीजन है, देखो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ में क्या होता है, देखो वाटर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है पानी की, और फिर बाद में फिर हीट कर रहे हैं तो ये एक्सपांड कर रहा है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर उसके बाद होप्स अपैरेटस, बच्चों इसका डायग्राम अच्छे से कर लेना, बहुत जरूरी है ये डायग्राम। देखो ये वाला आ जाता है कभी कभी भाई, बर्फ जमने के बाद भी अंदर की मछलियां मरती नहीं है झील के, क्यों, बिकॉज देखो जब भी बर्फ जमती है तो सिर्फ ऊपर की लेयर पानी की जमती है, नीचे सब हिसाब बराबर होता है। नीचे जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाता है, और इसीलिए मछलियां वहां पे सरवाइव कर जाती है। नहीं तो आप लोग को क्या लगा नीचे तक पूरा का पूरा ही बर्फ जम जाता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर की लेयर ही जमती है बच्चे, नीचे तक बर्फ नहीं जमती है, और इसीलिए इसका भी टेम्परेचर जो है यहीं पे स्टॉप हो जाता है, एज दैट इन होप्स अपैरेटस। होप्स अपैरेटस यही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना मेरे बच्चों। फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? Suppose unsaturated air at certain temperature is taken and its temperature is decreased. A temperature is reached to which air becomes saturated with the vapor.
दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मतलब ये वो टेम्परेचर होगा, मान लेते ये एक बॉक्स मेरा रूम है, ठीक है, और मान लो इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, वाटर वेपर्स ऐड कर रहा हूं। तो जब भी मेरे वाटर वेपर्स ये पूरे रूम को भर देंगे, सैचुरेशन पॉइंट मतलब अब इससे ज्यादा वाटर वेपर्स इसमें मैं ऐड ही नहीं कर सकता, तो इस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोला जाएगा। इसके बाद बच्चों रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख लो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये रेशियो होता है एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एन एयर एट गिवन वॉल्यूम इन अ गिवन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक दैट पर्टिकुलर एयर सैचुरेटेड। ठीक है, मतलब मान लो ये रूम है, इसमें वेपर्स का क्या मतलब इस गिवन वॉल्यूम में वेपर्स का कितना मात्रा है या फिर कितना मास है, और इस एयर में, इस पूरी रूम में मेरे को और कितना वेपर लगेगा ताकि इस रूम में सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो जाए। मतलब पूरी रूम H2O वेपर से भर जाए ताकि और उसमें H2O वेपर्स ऐड ना करते आए। इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों, क्या कहा जाता है, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ये रेशियो होता है इनटू 100, और याद रखना ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसके बाद यूनिट्स ऑफ हीट, याद रखना यूनिट ऑफ हीट ऐसा यूनिट होता है जूल, फिर अदर यूनिट्स होते हैं जैसे कैलोरीज, जिसको हम सीजीएस यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हमेशा बच्चे इग्नोर करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्रॉम 14.5 टू 15.5, इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, और जब एग्जाम में आ जाती है तो हमको टेंशन होती है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद रखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। याद रखना, और ये कांस्टेंट होती है हर मेटल, हर टाइप के मटेरियल के लिए। ठीक है, और ये कैलकुलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद हीट एक्सचेंज, हमेशा हीट एक्सचेंज कहां से जाएगी, हॉट ऑब्जेक्ट से हीट हमेशा कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाते रहेगी जब तक इसकी हीट से बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, और ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। फिर याद रखो कैलोरीमीटर में Q जो है Q2 प्लस Q1 के बराबर होता है, मतलब टोटल हीट इज इक्वल्स टू हीट ऑफ पर्टिकुलर सैंपल एंड हीट ऑफ कैलोरीमीटर, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमको टोटल हीट मिलेगा। ठीक है, Q मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी है बच्चों। और हाँ, इसके अतिरिक्त इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर लो बच्चों, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स, इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल थोड़े से हार्ड लेवल के आते हैं बच्चों इसके, तो जिनको न्यूमेरिकल्स में तबाही है जिनकी, तो वो इस चैप्टर को थोड़ा डेफिनेशन करके चले जाए तो अच्छा। और जिनको थोड़ा मैथ्स अच्छा लगता है, जिनके मैथ्स के प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, इस पूरे के पूरे सीन को क्या करना है, फॉर्मूलाज अच्छे से करने हैं, और फॉर्मूलाज अच्छे से करने के बाद में 2-3 न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से प्रैक्टिस करना है। आई एम डैम श्योर आपको चैलेंजिंग लगेंगे, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बच्चों, तो मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्टिव वर्क, स्मार्ट वर्क करो रादर देन हार्ड वर्क। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा फास्ट था, लेकिन अगर आपका रिवीजन सही तरीके से हो गया होगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर देना है इस वीडियो को जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।